राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट दी फर्टिलाइज़र्स एंड ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, और आपको पता भी होना चाहिए कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और उनको आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं, और फर्टिलाइज़र्स के होने से या ना होने से या ज़्यादा होने से हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कौन से अच्छे या बुरे असरात जन्म ले रहे हैं, ठीक है, या हो रहे हैं। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजर की डेफिनेशन से तो मैं थोड़ी सी पहले तमहीद बांध देता हूं, क्योंकि आपकी किताब में भी बांधी हुई है। वो ये है कि जब इंसान ने काश्तकारी शुरू की ना बेटा, शुरू के जो लोग थे ना वो क्या खाते थे, वो सबसे पहले तो वो खाना शुरू करते थे लाइक दरख्तों के ऊपर जो फल वगैरह लगे होते हैं। कहा यह जाता है, मैंने एक रिलीजियस किताब में पढ़ा था, पता नहीं सही है कि गलत है, आदम अलैहिस्सलाम ने भी सबसे पहले बेर खाया था दुनिया में, यानी दुनिया में आके, ऊपर नहीं, वो वहाँ हेवंस में वो जो वाक़या है कि वो वाले की बात नहीं हो रही, ये दूसरी बात है। तो बहरहाल मैं मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा था एक जगह पे और वहाँ क्वेश्चन था, तो फिर उसका जवाब ये लिखा हुआ था। फिर उसके बाद ये है कि शुरू के जो इंसान थे ना वो इन्वायरमेंट से ही चीज़ें ऐसे ही खाते थे, पर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जो जड़ी बूटियाँ थी और मुख्तलिफ जो पौधे थे वो उन्होंने खुद उगाने शुरू कर दिए कि भाई ये तो बड़े अच्छे हैं, तो इनको हम घर के करीब 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 उगाना शुरू करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्लांट्स जो थे ना, वो प्लांट्स और वो फसलें और वो दरख्त वो डोमेस्टिक होना शुरू हो गए। व्हाट इज़ द डोमेस्टिक? मतलब इंसान अपने गिर्द गिर्द उनको रखता था ताकि मैं जहाँ मेरा घर हो वहाँ ये खाने की चीज़ें अवेलेबल। अगर आपको चांस मिले कि भाई आप जो है अपने घर के बाहर क्या उगाएंगे, तो बेटा आप वो दरख्त उगाएंगे, यानी अनार या लेमन या माल्टे वगैरह या आम वगैरह, या आप वो उगाएंगे जो मरी में वो जंगलों के ऊपर सिर्फ वो दरख्त उगे होते। अगर आपको 10 दरख्त लगाने की इजाज़त हो तो आप वो शायद एक भी ना लगाएं, या अगर आपको वैसे पसंद है तो फिर शायद आप लगा लें। लेकिन इंसान वो चीज़ देखता है कि जो जो उसका फायदा हो। इसे कहते हैं बेटा डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जैसे जैसे डिजायरेबल कैरेक्टर मतलब जो मुझे फायदा दे रहा है, इस वक्त मुझे चाहिए तो मुझे फल के दरख्त चाहिए, या अगर मैं कोई ऐसा बिजनेसमैन हूँ जिसने लकड़ी जिसको चाहिए तो, या जिसको बिल्कुल सीधी दरख्त लकड़ी चाहिए, तो मैं ऐसे दरख्त उगाऊंगा जो बिल्कुल सीधे उगते हो और सिर्फ लकड़ी देते हो और बड़ी जल्दी उगते हो, सही है। तो वो उस वक्त मेरा डिजायरेबल कैरेक्टर कौन होगा? वो वाला दरख्त। लेकिन जब आप वैसे मतलब सही समझ रहे हैं ना बात, इंसान ने अपने फायदे के, यानी जिन प्लांट्स के अंदर या जिन एनिमल्स के अंदर अपनी अपनी डिजायरेबल कैरेक्टर्स थे ना, उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, उनको अपने साथ रखना शुरू कर दिया, और फिर इस तरह से खेती बाड़ी की इब्तदा हुई, ठीक, एग्रीकल्चर की। फिर जब एग्रीकल्चर की इब्तदा हुई तो आहिस्ता 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 शुरू में तो आप देखें, अगर एक बंदा है, अगर सिर्फ 100 लोग हैं एक इलाके के अंदर, या एक घर के अंदर सिर्फ 5-10 लोग हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो कहीं से बेचें या कहीं खरीदें, तो उनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, उसके ऊपर वो एक बार साल में फसल उगा लेते थे, जितना अनाज या जितना गल्ला पैदा होता था वो आराम से खा लेते थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ऐसा मौसम, यानी अब ऐसी ज़रूरत है इंसानों को खाने की, और कि जो फसलें हैं वो एक ज़मीन के ऊपर साल में 3-3 बार फसलें काश्त की जाती हैं, बल्कि अब तो 4-4 बार भी, सही है। तो वो जो चीज़ है ना कि जब इतनी ज़्यादा, इससे क्या होता है, इससे ज़मीन के ऊपर बोझ बढ़ता है। देखे ना, अभी एक दफ़ा आपने ज़मीन को कोई फसल उगा दी है, तो वो आपने वो काट ली, उसके बाद वो ज़मीन को आपने रेस्ट दिया, उसमें एरेशन हो गई, उसके अंदर बारिशें हुई, नए नए केमिकल्स उसमें आ गए, वो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे ना वो मिट्टी में पूरे हो गए, फिर आपने नई फसल लगा दी। लेकिन जब आपने एक फसल काटी, 2 दिन के बाद नई फसल उगानी है, तो अब ज़मीन के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ होने की वजह से ज़मीन उतने न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या होता है, फिर ज़मीन की फर्टिलिटी यानी ज़मीन की ज़रखेज़ी क्या हो जाती है? कम हो। पता लग रहा है ना? तो अब मैं अगर ये पूरे जो मैंने बताया ना, इसके अंदर बात लिखने की सिर्फ एक लाइन है, और वो लाइन बताने के लिए मुझे आपको सारा कुछ स्टार्ट से बताना पड़ा, और वो ये लाइन थी कि दी रिपीटेड, यानी बार बार रिपीटेड कल्टीवेशन। ये किताब में लाइन नहीं लिखी हुई, लेकिन बेटा किताब में जो लाइन लिखी हुई है वो यही लाइन का ही कोई मफहूम है, ठीक है। रिपीटेड कल्टीवेशन पुट्स स्ट्रेस या बर्डन ऑन द सॉइल,
ठीक है, बार बार जब आप, तो फिर क्या होता है, डिक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी, यानी जमीन की जरखेजी, यानी जमीन की फसलों को या पौधों को या किसी भी चीज को पैदा करने की सलाहियत जो खुदा के हुक्म से है, वो क्या हो जाती है, कम। उसको बढ़ाने के लिए जो चीजें ऐड की जाती हैं उन्हें फर्टिलाइजर्स कहते हैं। समझ आ गया बेटा? सो हम कहेंगे द केमिकल सब्सटेंसेस, या द सिंपल आप लिखेंगे सब्सटेंसेस एडेड टू द सॉइल टू इनहेंस या इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। यानी मौलवी साहब आपके लिए यह है कि जमीन की जरखेजी को बढ़ाने के लिए, बेटा जब डेफिनेशन लिखते हैं ना, अगर छोटी मोटी डेफिनेशन हो तो वो पूरे पेज की बजाय दरमियान वाले हिस्से पे लिख देते हैं और उसके नीचे ऐसे लाइन लगा देते हैं, तो वो बड़ा क्लियर कट लगता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो सब जो चीज़ें ज़मीन की जरखेजी को बढ़ाने के लिए उसमें ऐड की जाती हूँ उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर। अच्छा, इसका मतलब बेटा अगर आप गौर करें, अगर आप सोचें, अपने दिमाग लड़ाएं, तो आपको क्या लगता है कि उन फर्टिलाइजर्स में क्या क्या होगा? भला सोचें, इधर देख के, मेरी तरफ देख के बताएं। हैं? नहीं, सीड्स नहीं होंगे, ना 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 ना। हाँ, नाइट्रोजन हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन जरूरी है। वो जो कल हमने न्यूट्रिएंट्स नहीं पढ़े थे परसों, वो चीजें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्लांट को उगाने के लिए चाहिए होते हैं, वही इनमें होंगे ना, और तो कुछ नहीं होगा, क्या नहीं? सही है। तो इसका मतलब है कि कोई जो खाद है वो कैल्शियम वाली होगी, है, कोई मैग्नीशियम वाली होगी, कोई कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों होंगे, कोई लाइक फास्फोरस की फास्फेट्स होंगे, कोई अमोनिया यानी नाइट्रोजन वाले होंगे, कोई जो है वो बेटा सल्फर की होंगी। तो हर तरह की खाद, कोई ऐसी होंगी जिनमें 2-2 3-3 न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे भी होंगे। सही है। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें ऐड की, वो फर्टिलाइजर्स का हिस्सा होंगे। तो इसका मतलब है फर्टिलाइजर्स, अच्छा बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए होती है प्लांट्स को, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। वो लेकिन मिल जाता है क्योंकि पानी तो खुले आम है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भी है, तो मसला ही मसाइल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वो उनका कोई इशू नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू किसका बनता है? नाइट्रोजन का, क्योंकि उनके बाद जो अभी मैंने कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? नाइट्रोजन, क्योंकि हवा के अंदर जो है उसको तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो वो कम हो सकती है और होती भी है। तो बेटा जी जो फर्टिलाइजर्स, द फर्टिलाइजर्स विच, ठीक है जी, जिनका मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन होती है, उनको हमें कहते हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जांपल DAP, इसका मतलब है, या यूरिया। ये किताब, ये जो नाम है बेटा DAP कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। किसको? ये किताब में नहीं लिखा बेटा, ठीक है, ये सिर्फ समझना है, डाई अमोनियम फास्फेट। और इसको हम ये भी यूरिया भी खाद मिलती है। ये दोनों ऐसे छोटे छोटे दानों की शक्ल में उसमें उसकी बोरियों भर भर के आते, फिर वो किसान अपनी फसल को लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दे दी। इसके अलावा बेटा दूसरी वो फर्टिलाइजर्स होती हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, कुछ यानी मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन नहीं होता, थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन उसका यानी मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन नहीं होता। सही है। तो ऐसी जो फर्ज किया, ये देखें ना, अगर आप गौर करें तो यूरिया की स्ट्रक्चर क्या है, ये देखें आप, NH2, इसका मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन है। सिमिलरली डाई अमोनियम फास्फेट में भी 2 अमोनिया होते हैं, NH2, सेम इसी की तरह। लेकिन बेटा वो जो है ना, उसे क्या कहते हैं, जो कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स होंगी जिसमें कम होंगे नाइट्रोजन, या होगा ही नहीं या फिर कम होगा, तो वो वाले फर्टिलाइजर्स को हम, जिस तरह जिप्सम है, अब जिप्सम में नाइट्रोजन नहीं होती, ठीक है, ये फेंकते हैं इवन फसलों के अंदर, ठीक है। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ठीक है, सम
ठीक है जी। ये वो फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें मेन कंपोनेंट्स इज नाइट्रोजन इज नॉट। तो पहली आपने ये बात लिखनी है, फिर ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर नाइट्रोजनस और नॉन नाइट्रोजनस की बात थोड़ी बहुत एक डेढ़ लाइन में डिफाइन कर देना है। अब आते हैं अगली बात के ऊपर। बेटा फर्टिलाइजर्स दो तरह की होती हैं। ये एक क्लासिफिकेशन तो आपको समझ आ गई ना। एक होती है फर्टिलाइजर्स, दो तरह की होती हैं बेटा। नंबर 1 आर दी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। यहां बता देता हूं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स कितनी तरह की होती हैं बेटा? अच्छा, इनके दरमियान क्लियर कट डिफरेंस नहीं है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। आमतौर पे बेटा अगर आप गौर करें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का आपने अच्छी तरह एक बार पढ़ा हुआ है कि जो इनऑर्गेनिक होती हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्लियर कट नहीं बताएंगे, बस इतना बता देता हूँ। ये वो फर्टिलाइजर्स होती हैं दे एक तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एक तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड इनका सोर्स क्या है, यानी ये कहां से लिए जाते हैं? आमतौर पे अर्थ क्रस्ट यानी जमीन के अंदर से। कहां से? ठीक है, यानी मिट्टी के अंदर या कहीं से ये चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है। जिसमें मसलन मिनरल्स बहुत सारे, ठीक है, जिस तरह जिप्सम भी है, यानी ये नेचुरली प्रोड्यूस जिंदा चीजों की तरफ से प्रोड्यूस नहीं होती। सही है। तो वो ये अगर आप गौर करें तो किताब में भी यही बात लिखी हुई है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो नेचुरली अकरिंग होती हैं इंक्लूड रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर एंड जिप्सम वगैरह, ठीक है। समझ आ गई बात की? क्लियर हुआ बेटा कि ये मैंने जिप्सम की एग्जांपल दे दी है, बाकी रॉक फॉस्फेट और बाकी एग्जांपल्स आपकी किताब में दी हुई हैं। यानी ये वो फर्टिलाइजर्स हैं जो बेटा जो जमीन से निकलती हैं, सही है, जमीन के मुख्तलिफ पार्ट से ली जाती हैं। ये जिंदा चीजें खुद नहीं बनाती, सही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे, वो मैं अभी बताता हूं। प्लांट्स एंड एनिमल्स बेटा अगर आप गौर करें तो कभी आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने देखा होगा तो एक बंदा है जो आपने देखा होगा कई दफा ना फसलें जब उगती है ना तो ऊपर से जब कटाई हो जाती है तो जो बाकी बचता है ना उसको वो आग लगा देते हैं। नाम से देखा है ना आपने? वो आग से क्या होता है, वो जो सारा जला हुआ होता है ना, वो पत्ते वगैरह सारे वो जल के वो दोबारा जो एशेज होते हैं यानी वो जो राख होती है वो मिनरल उसके अंदर होते हैं, वो दोबारा ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं मिट्टी का। फिर ऊपर से वो हल चला देते हैं तो वो मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। सेम इज विद के कभी दफा लोगों के जो दरख्त होते हैं ना, दरख्तों के पत्ते जब खिज़ां के मौसम में गिरते हैं तो किसान कभी भी उन दरख्तों के पत्तों को उठा के बाहर नहीं फेंकता अपनी फसल से, वो उधर ही पड़ा रहने देता है बाग के अंदर। वो या तो उनको पकड़ के जला देता है, नहीं तो वो पत्ते खुद ब खुद पकड़े गिरे रहते हैं। और आपको पता है उनकी डीकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया और फंजाई उनकी, ये मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया और फंजाई का मेन काम क्या है? डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये जो बेटा इसका मतलब ये है कि जो ऑटम के जो पत्ते हैं, ठीक है, जो लीव्स हैं, जब उनकी डीकम्पोजिशन होती है तो वो उससे जो मटेरियल बनता है वो क्या होता है? वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो नेचुरल सोर्स से हासिल हुई है, उसको कोई खुद ब खुद फैक्ट्री के अंदर नहीं बनाया गया। समझ आ गई बेटा बात की? सेम इज विद एक और चीज हम देखें तो बेटा जो एनिमल्स होते हैं ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी, उनका जो यूरिन होता है, उनका जो पेशाब होता है, उसके अंदर यूरिया होता है, सही है। और ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, सही है। एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं बेटा, हम कहेंगे बायो फर्टिलाइजर। क्या है? ये क्या चीज है? मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं। ये करते ये है, एक चीज होती है बेटा मैन्योर। क्या होता है? ये होता है बेटा लिक्विड वेस्ट ऑफ एनिमल। जो फार्म होता है ना एनिमल्स का,
उसका जो लिक्विड वेस्ट होता है ना, जो यूरिन वगैरह होता है, जो गिरा हुआ पानी, वो मिक्सचर जो उसे से लिक्विड जो उसे मेन्योर कहते हैं, प्लस कंपोस्ट। कंपोस्ट कहते हैं सॉलिड वेस्ट को। किसको बेटा? एनिमल्स के सॉलिड वेस्ट को, गोबर वगैरह को। इन सब को मिक्स कर दिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। फिर इस सारे को एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है। कहां डाल देते हैं? या पुराने जमाने में गड्ढे नहीं होते थे, गड्ढे से मुराद बहुत ज्यादा गहरा कुआं टाइप, ठीक है। आजकल तो ऐसे बन जाते हैं, इसको कहते हैं बायोगैस प्लांट। मैं बता देता हूं क्या होता है। एक बहुत, इसे कहते हैं डाइजेस्टर भी कहते हैं। जिस तरह, खैर फर्मेंटर आपने नहीं पढ़े हुए, समझो कि बहुत, ये एक कमरा और नीचे वाला कमरा, ये दोनों मिला के इतना गहरा गड्ढा होता है, ठीक है। और उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह होते हैं, ठीक है। वो जब हम इस सारे को उसके अंदर डाल देते हैं ना, तो बैक्टीरिया और फंजाई उसकी डीकंपोजिशन करते हैं। उससे कुछ गैसेस निकलती हैं जो ऊपर उड़ जाती हैं, और ऊपर एक डब्बा उन्होंने, यानी वो जो गड्ढा होता है ना, उसके ऊपर ढक्कन होता है, खुला नहीं होता, और उसके ऊपर से एक छोटा सा क्या होता है, पाइप सा निकल आता है, और उस पाइप के आगे एक कंप्रेसर लगा होता है, तो वो बाकायदा गैस प्रोड्यूस करता है, जिसको बायोगैस कहते हैं। जो फार्म्स होते हैं ना, जो जानवरों के बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उन्होंने अपनी ही बायोगैस खुद बनाई होती है, तो वो जो उधर ही जो चीजें इस्तेमाल होनी होती है ना, वो खुद ही पैदा करते हैं, और वो गैस का बिल उनका नहीं आता। समझ आ गई बात की? तो वो जो वो गैस प्लांट होता है, वो इतनी उनकी जरूरियात पूरा कर देता है कि एक फार्म के ऊपर जितना डेली की गैस का यूजेज है वो पूरा हो जाता है। समझ आ गई बात की? तो वो जो गैस जब निकलती है, तो जो बाकी जो चीज बचती है ना, वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। समझ आ गई बात की? वो है बायो फर्टिलाइजर। यानी क्या है? द मैन्योर एंड कंपोस्ट ऑफ द एनिमल्स, दे आर पुट इन द डाइजेस्टर, यानी एक बड़े बड़े गड्ढों के अंदर, ठीक है। द बैक्टीरिया एंड फंजाई डीकंपोज दोज मटेरियल्स एंड द गैसेज आर प्रोड्यूस विच आर कलेक्टेड, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड द बायो फर्टिलाइजर। इट्स वेरी, हम कहते हैं, मैंने एक वीडियो पिछले दिनों शेयर भी की थी, वो कहते हैं कि ये जो है, ये एक तरह का सोना है, बिकॉज वो बहुत सस्ता है, उसका कोई खर्चा नहीं आता, और वो बहुत अच्छी खाद है जो सबसे ज़्यादा। मैं एक बंदे को ऐसे पिछले दिनों एक उसका इंटरव्यू देखा था, वो कह रहा है कि मैं खुद ही सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइजर्स ही इस्तेमाल करता हूँ, ये जो बाज़ार में मिलती हैं ये इस्तेमाल नहीं करता, और मैं सबसे ज़्यादा बड़े साइज़ की मूलियाँ और जो हैं वो उगाता हूँ, या बड़े बड़े जो सब्जियाँ हैं तो वो उगाता हूँ। और ऐसी सब्जियाँ जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे, यानी इस पे उगी हूँ, उन्हें ऑर्गेनिक फूड्स कहते हैं। आपने देखा होगा कभी आप बड़े बड़े मॉल्स में जाए ना, तो ऑर्गेनिक जो होती है सब्जियाँ, वो बड़ी महंगी होती हैं उनका, और वो बाहर से इंपोर्टेड होती है। पाकिस्तान में अलग पैदा होती हैं, कुछ लोगों ने अपने घरों के अंदर उगाई होती हैं, वो भी तो ऑर्गेनिक ही हैं। ऑर्गेनिक एग्स कौन से होते हैं? वो मुर्गियां जो ये जो बाजार में मिलने वाली मुर्गियों वाली फीड है, ये नहीं खाती, जो दूसरी फीड खाती हैं, या मतलब जो किचन का कचरा है, इधर उधर के कीड़े मकोड़े हैं, जो वो खा के जो अंडे देती हैं, उन अंडों को ऑर्गेनिक एग्स कहते हैं। असल देसी एग वो होता है जो आपको लगता है कि जिसका कलर बदला हो वो देसी एग होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर जो दूसरे वाली मुर्गी है ना, देसी मुर्गी को मैं वो वाली फीड खिलाना शुरू कर दूं, तो मेरा अंडा ऑर्गेनिक नहीं है, ना ही देसी है। ऑर्गेनिक एग कौन सा होगा? ऑर्गेनिक टमाटर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक सब्जी, वेजिटेबल्स कौन सी होंगी जो उस के ऊपर उगी हैं, उस जमीन के ऊपर, जिसको कोई भी इनऑर्गेनिक या कोई भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं दिया गया, उसको या तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ही दिए गए हैं, या फिर कुछ भी नहीं दिया गया। समझ गए? और वो ज़्यादा, मतलब उनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। हमारे घर में एक बार हमने टमाटर उगाए थे, हम कभी भी खाद वगैरह नहीं लगाते थे, छोटा सा मतलब 2-4 पौधे लगाए थे। आप यकीन करें कि कई दफ़ा हम खाना छोड़ देते थे कि हमें वही टमाटर को कुट के उसी से ही मिर्ची डाल के तो उससे रोटी खानी है, बिकॉज उसका इतना अच्छा टेस्ट होता था। अब मैंने आज तक वो यहाँ पे नहीं फील किया इधर लाहौर में। सही है? तो सिर्फ ये बताने का मकसद ये है बेटा जी कि बायो फर्टिलाइजर्स बनती कैसे, आपको आइडिया हो गया। इवन यू कैन, लोग करते हैं, अच्छा मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बायोडाइजेस्टर, ठीक है, क्या कहते हैं? और वहां पे उनकी क्या होती है? कौन करता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। इवन प्रोटोजोआ भी कर सकते हैं, इवन कैंचवे भी कर सकते हैं। कैंचवे का पता है ना, अर्थवर्म, ठीक है ना, वो भी कर सकते हैं। तो उससे जो एक तो गैस निकल आती है,
वो ऊपर उड़ जाती है, और जो बाकी रिमेनिंग मटेरियल बढ़ता है वो क्या है, बायो फर्टिलाइजर। दैट इज अ वेरी गुड। पुराने दौर में ना ये इंसान हमेशा से करता आया है, ये सबसे पहले वाले वो थे, क्योंकि जिस बंदे ने अपनी फसल उगाई हुई है उसने कोई ना कोई जानवर जरूर रखे होते हैं, क्योंकि फसल ने देने पैसे होते हैं 6 महीने के बाद, जानवर रोज का दूध दे देते हैं, या 1 महीने के बाद वो एक बकरी बेच आते हैं तो उससे पैसे आ जाते हैं, ठीक है। फसल ने तो 6 महीने या साल बाद पैसे देने हैं, और वो भी एक तरह का जुआ है कि पता नहीं है उगेगी भी कि नहीं उगेगी कि नहीं। लेकिन ये है कि बेटा जो जानवर उन्होंने रखे होते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गोबर वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो वो फिर उसको यूज़ करना, पहले लोग पता क्या करते थे, वो एक बड़ा सा ऐसे पहाड़ सा बना देते थे गोबर का, यानी आज जो पैदा हुआ है वो रख दिया, फिर उसके ऊपर एक और, फिर और रोज़ रोज़ का उसके ऊपर डालते जाते थे, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ सा बन जाता था, यानी इतना सा, लाइक इतना बड़ा, या इवन समटाइम इससे बड़े होते थे। फिर उसको रख देते थे, उसको कवर कर देते थे, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे, ठीक है। मिट्टी डाल के वो रख देते थे, वो कोई 2-3 महीने के बाद वो बहुत अच्छी खाद बन जाता था, ठीक है, और वो उठा के ट्रॉली में भर के फसल में फेंक आते थे, तब तक वो अगला गड्ढा तैयार होता था, सही है। तो यानी अगला जो पहाड़, जो छोटी छोटी ऐसे पाइल्स थे, तो ये होता है तरीका बेटा उन लोगों का, यानी जो हमेशा से, और ये हमेशा ही इस्तेमाल होती रही है। जो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के दरमियान कोई खास बाउंड्री नहीं है, उसकी वजह पता है क्या थी, यूरिया आमतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है, क्योंकि एनिमल्स का यूरिन में होता है, ठीक है। और यानी यूरिया एक ये है, और सेम इज विद ये लीव्स जो थे, ठीक है। तो यूरिया एनिमल्स के यूरिन में भी होता है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर इसको लेबोरेटरी के अंदर भी बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, हैबर प्रोसेस के जरिए, आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ तो ये जो यूरिया है वो तो वहाँ पे भी बनाया जाता है, तो इसलिए आप कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं कर सकते कि भाई ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है। बस आप ये समझ लें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक ऑर्गेनिक जो है वो फर्टिलाइजर है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। पहले आमतौर पे ये कहा जाता था कि जो नेचुरल सोर्स से हासिल होता है वो ऑर्गेनिक है, और जो नेचुरल सोर्स से हासिल नहीं होता यानी वो इनऑर्गेनिक है, यानी जो लिविंग थिंग से हासिल होता है वो ऑर्गेनिक है, जो नॉन लिविंग थिंग से हासिल होता है वो इनऑर्गेनिक है। तो बेटा जी ये आपको ऑर्गेनिक, पहले आपको देखिए आपने ये पढ़ा, थोड़ी सी मतलब एक स्टेटमेंट ऊपर लिखते हैं, ये होता है स्टार्टर, जो आपको मतलब यहाँ से बात स्टार्ट करेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने लिख दिया कि जो शॉर्ट क्वेश्चन की जो रियल उसकी डेफिनेशन है वो उसकी दोनों टाइप्स, ये बॉडीज हो जाती हैं, ठीक है। और ये एक अच्छी एक्सप्लेनेशन बनती है, लेकिन इसके साथ साथ लिखना होता है इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स ड्यू टू फर्टिलाइजर्स। ये हमारा आज का यानी दूसरा टॉपिक है, ये उसका पार्ट है, ठीक है। अब मैं ये मिटा दूं, क्या हुआ, कितना रहता है, 1 मिनट भी नहीं रहता, कोई नहीं, बस 2-3 मिनट की बात है, सही है। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, ये बेटा क्या है कि फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करने से, ठीक है, मसले क्या क्या आ रहे हैं। अभी मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन ऐसा समटाइम नुकसान भी होता है। बेटा फर्ज क्या होता है, फर्टिलाइजर्स जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो देखें अगर आप बहुत सारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालना शुरू हो जाएंगे ज़मीन के अंदर, हम कहेंगे जी मेरी फसल उग जाए उग जाए उग जाए उग जाए, ठीक है, तो इसका, और फिर जब आपकी इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा तो फिर आप सारी की सारी फर्टिलाइजर्स बना बना के ज़मीन में रखना शुरू कर देंगे, यानी पहले स्टोर करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे खाद की शक्ल में आ गए हैं, फिर आपने ज़मीन में डाल दिया तो वो ज़मीन में जमा होते गए जमा होते गए जमा होते गए, जिससे क्या हुआ कि बैलेंस मेंटेन नहीं रहता। इसे नहीं समझ आई कि हवा यानी इन्वायरमेंट के पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो और ज़मीन के पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो, इनके दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ना देखो, कार्बन मेरी बॉडी का भी पार्ट है, आपकी बॉडी का भी पार्ट है, प्लांट की बॉडी का भी पार्ट है, फिर अगर सारी की सारी कार्बन मेरी बॉडी का पार्ट बन जाती या इंसानों की बॉडीज का पार्ट बन जाती, प्लांट नहीं रहते, तो इन्वायरमेंट तो खराब हो गया ना, सही है। तो इस तरह क्या होता है कि अगर हम बहुत सारी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि केमिकल न्यूट्रिएंट्स जमीन के अंदर तो बढ़ जाते हैं लेकिन बाहर नहीं रहते। तो इसको हम कहते हैं बेटा यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। ये पीएच देख लीजिएगा, शायद एफ की जगह पीएच ना हो, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा अगर हम गौर करें तो यूट्रोफिकेशन तो आइडिया हो गया। उसके अलावा बेटा देखो कि अगर हम कुछ ऐसी खादें होती हैं जिनको अगर हम रखें, बनाएं या स्टोर करें तो उनसे कुछ गैसेस निकलती हैं,
यानी द स्टोरेज ऑफ सम फर्टिलाइजर्स दैट प्रोड्यूसेस सम गैसेस विच आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, और वो आपको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस भी इससे बनती है, निकलती हैं। इसके साथ साथ बेटा अमोनिया, अगर आप देखें अगर खाद्य बहुत ज़्यादा डाल दें ज़मीन के अंदर तो उससे अमोनिया, या इवन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जब हम ज़मीन में डालते हैं तो उससे खास स्मेल आती है और एक खास गैस निकलती है, इवन हमें फील होती है अमोनिया। ये मुझे पता है, जब हम जाते थे ताया के यहाँ, तो वहाँ देखते थे कि भाई वहाँ बहुत ज़्यादा जब वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालते थे तो उससे एक बड़ी स्पेसिफिक किस्म की स्मेल आती है विच इज़ अमोनिया गैस। और वही अमोनिया गैस कई दफ़ा जब कोई गटर खुला हो तो वहाँ से भी उसकी स्मेल आती है। ठीक है, तो वो एक तो नुकसान करती है, एक तो हमारा भी, दूसरा इधर उधर की जो जिंदा चीजें हैं उनके ऊपर भी बैड इफेक्ट डालती है, और जब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर आप देखें तो जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो जो मक्खियां वगैरह होती हैं वो तो वही गोबर वगैरह ही खाती हैं ना, तो कीड़े मकोड़े, तो कॉकरोचेस वगैरह, उनकी तादाद बढ़ जाती है। इन्हें कहते हैं पेस्ट प्रॉब्लम्स, पेस्ट एंड इंसेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात की, क्लियर हो गया। इंसेक्ट से मुराद आपको समझ आ जाएगी ज्यादा। पेस्ट का मतलब होता है जो चीज फसल का खाना खा जाए, यानी फसल ने जो चीज खानी हो वो खा जाए, सही है, उसे पेस्ट कहते हैं, चाहे वो जड़ी बूटी हो, चाहे वो जो है वो कीड़े मकोड़े हों, वट एवर इट इज। सही है, तो ये बेटा कुछ नुकसान भी हैं फर्टिलाइजर, और भी एक दो लिखे होंगे, बस आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम कम है। ये सारे पॉइंट्स को आपने एक एक डेढ़ लाइन में लिखना है, और इनकी आपने छोटी छोटी हेडिंग्स बनानी है। ठीक है, ये NH3 नहीं लिखना, अमोनिया पूरा लफ्ज लिखना है। ठीक है, अब आते हैं इसका कंट्रोल क्या है। आखिरी बात, सही है, कि इन हैजर्ड से बचा कैसे जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं बेटा दी कंट्रोल्ड यूजेज ऑफ। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट भी है, अगर आपको लगे आपको पता ही नहीं है कि आपकी जमीन को किस चीज की जरूरत है, आप खाद डाली जा रहे हैं, आपके पैसों का भी तो नुकसान हो गया ना। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक लॉस के नहीं, और अगर आपने बहुत ही नाइट्रोजन डाल दी तो भला पता ही है टू मच नाइट्रोजन डिलेज फ्लावरिंग, कल हमने बात की थी, है ना। तो ये सारा कुछ। अच्छा, कंट्रोल्ड यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैसे, भाई आपको पता होना चाहिए कि जनाब साइंसदान साहब, मैं ये बीज लगाने वाला हूं गंदम का, है, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। ओके जी, ये बीज जो है ये मैंने डेवलप किया था अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, तो मैंने अपनी मेहनत करी, ये जो बीज है इसको अगर आप ये आपकी जमीन के अंदर पूरा हो, इतना इतना हो, तो ये जो है ना ये बीज ज्यादा अच्छा उगता है और ज्यादा अच्छी खुराक दे गंदम पैदा करेगा। कहता अच्छा, फिर वो जाता है अपनी मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों, यानी मिट्टी के अंदर से ना लेके ना सैंपल्स मुख्तलिफ जगहों से वो मिट्टी उठा के फसल के अंदर से, तो वो लेके जाता है। अभी फसल उसने लगाई नहीं होती, बीज उसने लगाया नहीं है, वो जाता है जनाब डॉक्टर साहब या फलां साइंसदान साहब, ये मेरी मिट्टी को एनालाइज करें और बताएं इसमें सल्फर कितना है, इसमें कैल्शियम कितनी है, मैग्नीशियम कितनी है, ब्ला 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 ब्ला, नाइट्रोजन कितनी। वो कहता है जी ये इतनी इतनी है, आप ये गंदम डालने लगे हैं, इससे ये इतनी कम होगी, लिहाजा 3 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 50 दिन के बाद इतनी ये खाद इसमें डाल देना। वो उसको पूरा लिख के दे देता है, जिस तरह डॉक्टर आपको बता नहीं देता। सही है, तो यानी जिस तरह आप देखें कि आप जाते हैं खुद, आप अपने जाते हैं डॉक्टर को कहते हैं कि जी मैं जी जो है ना मेरा वेट कम है या मैं बीमार हूं तो मुझे बताएं। वो कहता है अच्छा जनाब ये टेस्ट करा के आओ। वो टेस्ट करा के आता है, वो जिस तरह ज़मीन का टेस्ट हो गया इस तरह बंदे का भी टेस्ट होता है। फिर जब वो रिजल्ट आ जाता है तो वो कहता है अच्छा आप ये दवाई खाएं, ये दवाई, अगर आप में इस चीज़ की, आप में आयरन की कमी है तो आप ये खा लें, आपने किसी और चीज़ की आयोडीन की कमी है तो ये खा लें, विटामिन ए की कमी है तो ये वाली खाते हैं। वो आपको बता दें इतने दिन बाद, इतने महीने तक आपने ये दवाई लेनी है। सेम वही बंदा वो सॉयल साइंटिस्ट होता है, ठीक है, और ये सॉयल साइंसेस भी एक करियर इन बायोलॉजी है। सही है, तो वो सॉयल के बारे में बता देगा जी आपकी जमीन की पीएच इतनी है, इतना इसके अंदर ये चीज डाल लो, इतनी चीज ना डालो, वो सारा बैलेंस करके आपको बता देंगे। फिर आप वो चीजें उसी हिसाब से डालते जाएंगे। इवन वो लोग पानी का भी एनालिसिस करते हैं। हर शहर, हर जो गांव का इलाका है ना, वहाँ एक लेबॉर्ट्री होती है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेबॉर्ट्री होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा कंट्रोल्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, के आप पहले जमीन का टेस्ट कराएं और उसके बाद फिर आप उसका इलाज कराएं, ठीक है, और फिर थोड़ा थोड़ा अपना भी करा ही लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।